वरना तो लगातार हरियाणा बेरोजगारी के मामले में टॉप पर है। और ये वो संस्था है जिसको मनोहर लाल खट्टर कई बार नकार देते हैं, लेकिन अब ये इतना आम हो गया है कि अब ये खबर भी नहीं रही है। ये खबर भी नहीं रही है। हरियाणा में रोज़ 3 से 4 मर्डर हो जाते हैं। कोई एक भर्ती का नाम बता दिया जाए जो पाक साफ तरीके से हुई हो, जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, इंटरव्यू के नाम पर धांधली ना हुई हो, OMR शीट के नाम पर धांधली ना हुई हो, नियमों में फेरबदल छेड़छाड़ को लेकर कोर्ट में भर्ती ना फंसी हो। कोई एक भर्ती का नाम अगर मनोहर लाल खट्टर सरकार बता दे तो आपको आज ही पेपर मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसको ये पारदर्शिता बोलते हैं, और ये सच में ही पारदर्शिता है। जो अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा का अधिकार देने का काम करने वाले सरकारी स्कूल हैं, 5000 स्कूलों को इस खट्टर सरकार ने बंद कर दिया। ये अंतिम व्यक्ति तक क्या योजना पहुंच रही है? सर, एक तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ये कहने से पहले। अगर 750 किसानों की जान लेने के बाद भी आप ये कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, तो जनता ने नकार दिया था 75 पार का नारा लेके, जिक्र जात पात की खुले तौर पर राजनीति करके, उधर से मोदी की सुनामी, और फिर उधर से बटा हुआ विपक्ष, एक तरह से बिल्कुल निरस्त विपक्ष। बावजूद इसके जनता ने 40 सीटों पर लाकर पटक दिया था और एक तरह का ये जनादेश दे दिया था कि खट्टर सरकार दोबारा नहीं बननी चाहिए। जींद में थे, जींद में इतना बुरा हाल था, आज भी है, लेकिन उपचुनाव के दौरान हमने सरकारी मशीनरी को भागते दौड़ते हुए देखा। बड़ौदा में भी, एलनाबाद में भी रातों रात सड़कें बना दी जाती थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती थी, और पूरा का पूरा प्रशासनिक और सरकारी अमला उस इलाके में लगभग 1 महीने तक इतना एक्टिव हो गया था कि पता नहीं यहाँ पर मतलब शायद सबसे ज़्यादा विकास हो जाएगा। तो आदमपुर के तो हालात ऐसे नहीं है फिलहाल। आदमपुर के हालात ऐसे नहीं है। अब ये इन लोगों की क्या अंदरूनी राजनीति है कि अब तक यहाँ से सरकार गायब है। तो आपको नमस्कार, आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूं। पुराने साथी, पत्रकारिता में उन्होंने काम किया है। फ़िलहाल अगर बात करें तो एक तरह से आर्टिस्ट हैं और एक तरह से अलग अलग एक तरह से नाटिका लिखते हैं, अलग अलग एक तरह से स्लोगन वो तैयार करते हैं। और उसी बीच बात करें तो आदमपुर का उपचुनाव भी है और हरियाणा सरकार के 8 साल भी पूरे हुए हैं, उस पर इन्होंने हो सकता है कुछ बनाया हो। मेरी मुलाकात हुई तो महेंद्र जी मेरे साथ हैं। बात करेंगे हरियाणा सरकार के, भाजपा सरकार के और खट्टर सरकार के 8 साल पूरे होने पर क्या नया तरीका इस बार आदमपुर में वो आजमाएगी, बात करेंगे। महेंद्र जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर, पुराने आप साथी रहे, पत्रकारिता आप करते रहे, साथ साथ आर्टिस्टिक लाइन में आप घुस गए हो, तो हम लोग बात करेंगे सीधे तौर पे। भाजपा के 8 साल पूरे हुए हैं और आदमपुर का चुनाव अहम है। ये चुनाव 2024 का फैसला करेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए, फैसला 24 का हो या ना हो, लेकिन जनता को फैसला करना है कि 8 साल में खट्टर सरकार ने किस तरह का काम किया है। तो खट्टर सरकार की मार्किंग होनी चाहिए, किस किस तरह का काम किया है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो 8 साल के अंदर बेरोज़गारी के बारे में सभी को पता है कि हरियाणा CMIE के आंकड़े, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े पिछले 3-4 साल के आप लगातार उठा के देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसा महीना हो जिस महीने हरियाणा दूसरे या तीसरे नंबर पर हो। वरना तो लगातार हरियाणा बेरोजगारी के मामले में टॉप पर है। और ये वो संस्था है जिसको मनोहर लाल खट्टर कई बार नकार देते हैं कि नहीं, ये तो प्राइवेट संस्था है, इसके आंकड़ों को हम नहीं मानेंगे। जबकि NSO के आंकड़े जो बताते हैं वो भी ये बताते हैं कि हरियाणा सरकार में, इस सरकार के दौरान हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। लेकिन ये वही CMIE है जिसके आंकड़ों को आधार बनाकर गुजरात में सरकार ये कहती है कि देखो हमारे यहाँ पर, बीजेपी सरकार ही जो कहती है कि देखो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने इसी CMIE के आंकड़ों को कोट करते हुए चुनाव कैंपेन किया कि देखो हमारे यहाँ पर कितनी कम बेरोजगारी है। तो इस हिसाब से बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में लगातार टॉप पर है। बाकी चीज़ें अब इसके साथ जुड़ जाती हैं। सर, आप हरियाणा में पिछले कुछ टाइम से नोट कर रहे होंगे, पत्रकारिता करते हुए आपने देखा होगा कि जब हम पत्रकारिता करते थे तो हम देखते थे कि किसी को सरेआम गोली मार देना, मर्डर होना, ये बहुत बड़ी खबर होती थी। लेकिन अब ये इतना आम हो गया है कि अब ये खबर भी नहीं रही है। ये खबर भी नहीं रही है। हरियाणा में रोज़ 3 से 4 मर्डर हो जाते हैं, किसी को भी गोली मार देना, यहाँ तक कि विधायकों तक से फिरौती मांगना, यहाँ तक कि DSP स्तर के जो अधिकारी हैं उनको खनन माफिया सरेआम कुचल देता है, हत्या कर देता है। इस तरह की वारदातें हो रही हैं। रोज़ हरियाणा में 5 से 6 रेप की वारदातें होती हैं, 10 अपहरण की वारदातें होती हैं जिनमें बच्चे और महिलाएं भी होती हैं बड़ी तादाद में।
फ्रॉड के मामले हों, चोरी के मामले हो, रोज़ लगभग वारदातों की बात की जाए, चोरी, डकैती, फिरौती, इस तरह की वारदातें, मर्डर, रेप, ये वारदातें 100 से ज़्यादा होती हैं हरियाणा में। ये खट्टर सरकार की अगर बात करें, ना तो खर्ची ना पर्ची, एक तो उनका ये स्लोगन, दूसरा अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी सेवाएं, अपनी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? हाँ, खर्ची पर्ची पे बात कर लीजिए। कोई एक भर्ती पिछले कुछ सालों के दौरान, शुरुआत की एक दो भर्ती का मैं जिक्र छोड़ दूं, तो उसके बाद से लगातार कोई एक भर्ती का नाम बता दिया जाए जो पाक साफ तरीके से हुई हो, जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, इंटरव्यू के नाम पर धांधली ना हुई हो, ओएमआर शीट के नाम पर धांधली ना हुई हो, नियमों में फेरबदल, छेड़छाड़ को लेकर कोर्ट में भर्ती ना फंसी हो। कोई एक भर्ती का नाम अगर मनोहर लाल खट्टर सरकार बता दे तो उनके दावे सारे के सारे सच। और ये वो सरकार है जिसमें बाकायदा HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके दफ्तर के अंदर जो अधिकारी बैठा हुआ है वो पैसे लेते हुए पकड़ा जाता है। HSSC, उसके दफ्तर के अंदर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं वो पकड़े जाते हैं। बाकायदा रेट लिस्ट सामने आती है कि इस भर्ती के 10, इस भर्ती के 15, इस भर्ती के 20 लाख, 1-1 करोड़ रुपए तक, 70-70 लाख रुपए तक ये रेट लिस्ट जाती है। हर छोटे ग्रुप डी के पद से लेकर क्लास A तक के पदों को बेचा जा रहा है। और बाकायदा इसमें बीजेपी के विधायकों तक के नाम आ रहे हैं, विधायकों के स्टाफ तक के नाम सामने आ रहे हैं। और आपके एरिया के जो दूडाराम जी के कौन थे वो कर्मचारी जिनकी वजह से आत्महत्या तक करने की कोशिश करने पड़ी थी, तो और रणधीर गोलन, शायद उनके बेटे के ऊपर और एक उनके साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, उनकी इतनी व्हाट्सएप चैट्स वगैरह और बातें सामने आई हैं, इससे तो पूरा का पूरा ये पता चलता है कि चल क्या रहा था। धीरे धीरे जब कड़ियाँ खुली हैं तो ये जो पारदर्शिता जिसको कहते हैं, पारदर्शिता पता है किसको बोल रहे हैं? ये एग्ज़ाम है कल को, आपको आज ही पेपर मिल जाएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसको ये पारदर्शिता बोलते हैं और ये सच में ही पारदर्शिता है। तो जैसे कि अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजना पहुंचाने की बात है, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, अंतिम व्यक्ति तक की योजना सबसे बड़ी योजना होती है शिक्षा की। अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने के काम किए सरकारी स्कूलों ने। हम और आप सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं सर, हमारे माँ बाप, माँ तो खैर मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, पिता हमारे सरकारी स्कूलों में, अब हमारी पिछली जो सारी पीढ़ी है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ी। आज भी बड़ी तादाद में सर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों का ब्योंत हो गया है कि भाई आप प्राइवेट स्कूल में अपने बड़कन पढ़ा लिया, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई दुकान पे काम करता है, कोई रेहड़ी मजदूरी करता है, कोई दिहाड़ी के ऊपर जाता है, कोई मनरेगा मजदूर है, गरीब किसान है, SC है, OBC है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जी जिनकी नहीं औकात है प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस देने की। और जो लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, वो भी अपनी औकात से बाहर जाकर पढ़ा रहे हैं। जो अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा का अधिकार देने का काम करने वाले सरकारी स्कूल हैं, 5000 स्कूलों को इस खट्टर सरकार ने बंद कर दिया। ये अंतिम व्यक्ति तक की क्या योजना पहुंच रही है? अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचाने के नाम पर इनका जो दूसरा दावा होता है वो होता है कि अनाज दे रहे हैं, जबकि आपको याद होना चाहिए हमारे हरियाणा में हम छोटे छोटे थे, हम राशन की जो लाइन थी उसमें हम लगते थे, चीनी भी मिलती थी, दाल भी फिर बाद में मिलनी शुरू हुई थी, तेल भी मिलना शुरू हुआ था, नमक भी मिलना शुरू हुआ था। कम से कम हरियाणा का तो मुझे पता है कि ये चीज़ें पहले से मिलती आ रही हैं, बल्कि अब कम हो गई है। अब दाल मिलनी बंद हो गई है, तेल मिलना बंद हो गया, शायद नमक और चीनी भी शायद मिलनी अब बंद हो गई। इसके बारे में मैं शायद कह रहा हूँ। और जिस तरह का जो आटा मिलता है, जिस तरह का अनाज मिलता है, उसके बारे में गोहाना में और कई जगह से वीडियोस सामने आते हैं, बाकायदा इसके अंदर राशन घोटाले के आरोप लगे हैं। वो इतना ख़राब क्वालिटी का होता है कि अगर उसको पशु भी खा लें तो वो बीमार हो जाए, इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो ये इनका अंत्योदय है, ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली योजनाएं हैं। जैसे किसान आंदोलन कई महीनों तक चलता रहा, उसके बाद 3 काले कानून के लिए किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, कई राजनेताओं ने उसको लेकर आलोचना भी करते हैं, कई एक विधायक ने उन्होंने इस्तीफा भी दिया, और ये लगा के चले कि खट्टर सरकार अभी भी कहती है हम किसान हितैषी हैं। कितना सच है सर? एक तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ये कहने से पहले। अगर 750 किसानों की जान लेने के बाद भी आप ये कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, तो इससे बेशर्म दावा कोई हो नहीं सकता। आज आप उन किसानों के घरों में जाकर देखिए, यहाँ तक कि हमने यहाँ तक की बेशर्मी देखी है कि संसद में जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, वहाँ पर अपील की कि कम से कम इन किसानों को श्रद्धांजलि तो दे दीजिए,
श्रद्धांजलि नहीं दी बीजेपी ने। हरियाणा विधानसभा की में यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई तो बाद में पता चला कि सदन की कार्रवाई से उसको डिलीट कर दिया गया। मतलब आप संवेदना के दो शब्द तक उन शहीद किसानों के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आप उन किसानों को, जो किसान आपका पेट भरने का काम करते हैं, उनको कभी आप खालिस्तानी कहते हो, कभी आप पाकिस्तान फंडेड कहते हो, चाइना फंडेड कहते हो, देशद्रोही कहते हो। जो किसान आपका पेट पाल रहे हैं और जिन किसानों के बेटे बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये पै करते घूम रहे हो, उनको आप देशद्रोही बता रहे हो। उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं बीजेपी के नेताओं ने। अगर उनको याद कर लें और उनको याद करते हुए बीजेपी नेता का सामना करें तो पता नहीं वो किसान, उन किसानों के परिवार क्या कर दें। फिर भी अगर कोई मुख्यमंत्री या बीजेपी का कोई नेता इस तरह का दावा करता है कि हम किसान हितैषी हैं, तो आज जाऊं मंडियों में, धान किस रेट बिक रही है, बाजरा किस रेट बिक रहा है, क्यों इधर कैथल की तरफ पाई की या और कुछ आसपास की लगती हुई मंडियों को बंद कर दिया गया। भाजपा सरकार, खट्टर सरकार की आप कह रहे हैं कि हाँ, उसके साथ जो अलायंस में है जेजेपी, उनका कितना आप मानते हो कि क्या जब किसान विरोधी नीति वो चल रही है, किसान के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे, तो उनको साथ देना चाहिए था या नहीं? वो अपने है ना, एक हरियाणवी में एक चुटकुला है कि उसमें क्या था कि एक सांग चलने लग रहा था, स्टेज के ऊपर लग रहे थे भी, वो सांगी गाने लग रहा था और जो गेला नाचनी थे वो नाचने लग रहे थे। तो सांगी बड़ा बेसुरा सा गाने लग रहा था। तो एक बुढ़ा लठले और उसके तखत का चुगर्दो को लग रहा फिरन। और सांगी ने समझ में आया कि भाई तेरा तू पकड़या गया, तन्ने गाना नहीं आने लग रहा, ये पिटेगा, ठीक है। और वो बुढ़ा तो चक्कर लग रहा काटन सारे चुगर्दे के, और वो डरदा फिर चुप हो गया। बुढ़ा बोला भाई तू ना डर, तू तो गैले, मैं तो उस नटो हूँ जो तने बुला के लिया था। तो जो बुलाने वाले का जो रोल है ना, जो खट्टर सरकार बनाने वाले हैं, उनके रोल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग तो ढूंढ रहे हैं, इनसे जवाबदेही मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ के गुनहगार आप भी हैं कि जिस मनोहर लाल खट्टर सरकार को जनता ने नकार दिया था 75 पार का नारा लेके, जिके जात पात की खुले तौर पर राजनीति करके, उधर से मोदी की सुनामी और फिर उधर से बटा हुआ विपक्ष, एक तरह से बिल्कुल निरस्त विपक्ष, बावजूद इसके जनता ने 40 सीटों पर लाकर पटक दिया था और एक तरह का ये जनादेश दे दिया था कि खट्टर सरकार दोबारा नहीं बननी चाहिए। लेकिन उसको बनवाने का काम जेजेपी ने किया है, तो फिर जनता में जाहिर तौर पर उस पार्टी के लिए नाराज़गी होगी। तो आदमपुर के उपचुनाव में क्या रहेंगे नतीजे? फिर भाजपा की तो पूरी सरकार, पूरा ताम झाम यहाँ पे जुटा हुआ है चुनाव जीतने के लिए। नहीं, ताम झाम जिस तरह से हमने बड़ौदा में देखा या फिर ऐलनाबाद में देखा या फिर उससे पहले हमने जींद में देखा था, उस लिहाज से आप ये नहीं कह सकते कि सरकार जुटी हुई है, क्योंकि हम जींद में थे, जींद में इतना बुरा हाल था, आज भी है। लेकिन उपचुनाव के दौरान हमने सरकारी मशीनरी को भागते दौड़ते हुए देखा, बड़ौदा में भी, ऐलनाबाद में भी। रातों रात सड़कें बना दी जाती थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती थी और पूरा का पूरा प्रशासनिक और सरकारी अमला उस इलाके में लगभग 1 महीने तक इतना एक्टिव हो गया था कि पता नहीं यहाँ पर मतलब शायद सबसे ज़्यादा विकास हो जाएगा। तो आदमपुर के तो हालात ऐसे नहीं है फिलहाल। आदमपुर के हालात ऐसे नहीं है। अब ये इन लोगों की क्या अंदरूनी राजनीति है कि अब तक यहाँ से सरकार गायब है। तो आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है भाजपा इशारे, तो हालांकि कुलदीप बिश्नोई को उनके बेटे को मैदान में उतार दिया, अंदर खाते कहीं और इशारा कर रही हो? ये तमाम लोग आप भी कहते हैं और ये नज़र भी आ रहा है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि तुलना अगर हम करें तो सरकार कम से कम अब तक गायब है इस चुनाव से, उस लिहाज से नहीं कर रहे। अंतिम क्षणों में ये क्या करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे चुनाव में देखा है कि खुला सत्ता बल का इस्तेमाल किया जाता है, पैसों का धनबल का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ौदा में बाकायदा आप पत्रकारों ने वीडियोस चलाई कि देखिए वोट बटोरने के लिए सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। कई जगहों पर कुछ लोग पकड़े गए, यह आरोप लगा कि ये लोग पैसे बांटने के लिए आए थे, उनके पास लोगों की लिस्ट थी। तो ये कैमरे के सामने चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, ये सब हमने देखा है। क्या अंतिम क्षणों में यहाँ पर ऐसा होगा, इसके ऊपर नज़र है। लेकिन फ़िलहाल तक की अगर बात की जाए तो वो जो कहते हैं ना कि सरकार जुटी हुई है, वो कम से कम आदमपुर में नज़र। जैसे अलायंस की सरकार है, जैसे जेजेपी की बात को लेकर कई लोगों ने ये बात उठाया कि कुलदीप बिश्नोई के जो होल्डिंग थे उसमें जेजेपी के नेता जैसे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत का फ़ोटो नहीं था, उसको लेके फ़ोटो लग गई। उसी की बात ये कि उनके ना जेजेपी के कोई भी नेता मंच में नहीं दिखा, उन्होंने लिस्ट जारी कर दी प्रचार करने के लिए, ये स्टार प्रचारक होंगे। क्या वो दिल से करेंगे या अंदर खाते उनका भी इशारा कहीं और चलता रहेगा? खाना पूर्ति चल रहे हैं और एक तो गठजोड़ की सरकार है, मजबूरी में दोनों चल रही है, मजबूरियां चल रही है।
नहीं, दिल से कर रहे होते तो अब तक ये आपको शायद ये क्वेश्चन भी नहीं पूछना पड़ता। ये आपके जहन में बात है तो आपको भी शक है इस बात का। ये सभी को नज़र आ रहा है। बहुत सारे जैसे आप लोग ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम डाटा एनालिसिस का जब काम करते हैं तो बहुत सारे लोग जेजेपी के समर्थक तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको भव्य बिश्नोई को वोट नहीं देंगे। तो वो कितने मन से लग रहे हैं ये तो उनके खुद के बयान बता रहे हैं। और अब तक की जो एक्टिविटीज़ रही हैं, जिस तरह का समन्वय रहा है बीजेपी और जेजेपी का इस उपचुनाव के दौरान, वो सभी को पता है, सार्वजनिक तौर पर है। जिस तरह का समन्वय हमने देखा था बड़ौदा में या फिर ऐलनाबाद में भी दोनों पार्टियों ने खूब जोर लगाया था, उस तरह का समन्वय कम से कम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और जेजेपी के वर्कर खुले तौर पर, बहुत सारे जो पदाधिकारी भी हैं वो बाकायदा बता रहे हैं कि मेरे पास पार्टी का ये पद है, लेकिन मैं भव्य को वोट नहीं दूंगा, मैं वोट दूंगा कांग्रेस को। और इसकी एक बड़ी वजह है, मैं बता रहा हूँ आपको। बड़ी वजह ये है कि ये शंका है जेजेपी को कि बीजेपी क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों है? गठबंधन इसीलिए तो है कि बीजेपी कमज़ोर थी, बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। मैं यही पूछने वाला था आपसे कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से भव्य बिश्नोई जीतते हैं तो दूषण चौटाला को सीधे तौर पे खतरा है। हाँ, तो मजबूत अगर बीजेपी होगी तो फिर जेजेपी की क्या ज़रूरत है? तो जो 2 साल का ये मान के चल रहे हैं कि सरकार में आना बहुत ही गोल्डन पीरियड है, तो फिर वो 2 साल का गोल्डन पीरियड, उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क रहेगा ना हमेशा ही। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर देखने वाली बात कि कुलदीप बिश्नोई की जिस तरह की राजनीति रही है उससे इनसिक्योर फील कर रहे हैं खुद जो बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय बीजेपी के जो नेता थे। आपने देखा कि जैसे ही कुलदीप बिश्नोई आए तो बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ गए, दल बदल गए। शायद एक तो जो प्रत्याशी के तौर पर हैं वो इसमें आम आदमी पार्टी में चले गए, और बहुत सारे वो चाहे प्रदीप बेनीवाल हो, सुखबीर डोडी जी हो, बहुत सारे हैं वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो जो लोकल लीडरशिप है और हिसार की जो लीडरशिप है वो भी कुलदीप बिश्नोई को उस तरह से पसंद नहीं कर रही है। उनको शंका की कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी डेरा जमा रखा है यहाँ पे। उसी तरह जैसे युवा दिल की धड़कन कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा सुबह से लेके रात के 12-1 बजे तक जनता से मिल रहे हैं। वो जो पसीने बहा रहे हैं, क्या पसीने बहाने का फायदा इस बार कांग्रेस पार्टी को हो सकता है? आपके आकलन से क्या मानते हैं आपकी, जहाँ भाजपा की आप कह रहे हैं कि सरकार किसी किसान विरोधी है, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया, 8 साल का कार्यकाल है, कोई उन्होंने विकास कार्य हरियाणा में नहीं किया, तो उस हिसाब से अगर टकराव की स्थिति में आएगी तो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही हैं। तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने जो मेहनत की है, उदय भान जी ने जो मेहनत की है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने, तो उसका रिजल्ट निकल पाएगा इस उपचुनाव में? होना चाहिए। देखो, नेता जब जितने फील्ड में उतरेंगे ना, जितना लोगों के बीच में जाएंगे और फिर किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे उसके बारे में जनता बात करती है। हमने ये देखा है, ऐसा नहीं है कि कई बार हम लोग ही पहले ये एनालिसिस कर दिया करते थे कि मुद्दों पे जनता ध्यान नहीं दे रही है, लास्ट में तो जात पात के नाम पर बट जाते हैं, मुद्दों के आधार पर वोट नहीं देते हैं। लेकिन जब नेता जनता के बीच में जाते हैं और मुद्दों की बात करते हैं तो वो इको करता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम इको करता है। ठीक है, जिस तरह से आज स्कूलों का मुद्दा है वो कितना हावी है और वो इको कर रहा है पूरे के पूरे इस आदमपुर उपचुनाव में। तो जब नेता जाएंगे तो जाहिर तौर पर इसका असर होना चाहिए। और एक चीज़ और है, जैसे दलित के वोट, कमज़ोर वर्ग के जो वोट है, वहाँ आज मैंने जैसे लोगों से बात की, आम आदमी पार्टी भी उस वोट को काट रहा है, तो सीधे तौर पे ये वोट जो नुकसान होगा कुलदीप बिश्नोई को होने वाला। मेरे जिस हिसाब, मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीब लोगों के वोट है, पहले कांग्रेस में होते थे, अब बीजेपी में थे, वो अब आम आदमी पार्टी अगर वो उस वोट को ले जाएगा तो वहाँ कमज़ोर पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। ये आप इस इलाके की नब्ज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ये आपका एनालिसिस है। लेकिन मेरा फिर वही है कि जनता मुद्दों के आधार पर आ जाए। जनता, क्योंकि गरीब तबके की बात की है तो गरीब तबका सोच ले कि भी आपके 2 स्कूल यहाँ के थे जो बंद करने के बाद, क्योंकि उपचुनाव था इसलिए अपने फैसले से यू टर्न ले लिया। लेकिन ये बात तो सच है ना कि सरकार एक्चुअल में तो बंद ही करना चाहती है स्कूलों को, और छाती ठोक के खुद शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कवर की होगी, कह रहे हैं कि ये जो स्कूल बंद करने की नीति है सही है, हम तो आगे भी इसी के ऊपर बढ़ेंगे। तो जो गरीब तबका है वो सोच ले, अगर नहीं बच्चों को पढ़ाना है तो दी बेस्ट है, आप बीजेपी को वोट दीजिए। और सबसे पहली जो कोई भी किसी गरीब तबके के पास ताकत होती है, पहली ताकत और असल में तो आखिरी ताकत आपके पास शिक्षा होती है। अगर कोई आपसे शिक्षा छीन रहा है और फिर भी अगर आप उनको वोट दे रहे हैं तो फिर
कौन समझाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, दीपेंद्र हुड्डा आ जाए, भूपेंद्र हुड्डा आ जाए, या फिर अभय चौटाला आ जाए, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसी जनता को समझाने की भी क्या ज़रूरत जो है? गरीब जनता है ज़्यादा, ये भी कई बार ना लोग बातें करते हैं कि लुभावने नारे में वो घुस जाते हैं कि कहीं कुछ बोल देता है, कोई नारा देते हैं कि हम ये कर देंगे आपके लिए, कोई ये कर देंगे। जैसे वोट पड़ने से एक दिन पहले बड़े सौदेबाजी होते हैं, उस पर वो गरीब लोग वहाँ होता है कि मतलब उनको लुभावने नारे दे दिए, कोई ऐसी वो चीज़ कर दी तो एक तरफ वो वोट डाल देंगे। इस तरह से भी लोग अंदर अंदर बातें चल रही हैं। किसी इलाके में हम गए, किसी का वहाँ नाम ले रहे गढ़ है, बोले वहाँ के तो हम ना सेट कर लेंगे, इस तरह की बातें हो रही है। तो उस पर लोगों को क्या वो करना चाहिए, अपना जागरूक होकर मतदान किस ओर करना चाहिए? इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना देख लो, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं पेरिस बना दूंगा। पहली बात तो विधायक आप पहले भी रहे हैं, कितना पेरिस आपने बना दिया वो देख लिया। अगर आप मनोहर लाल अब ये सोच रहे हैं कि भाई मैं खट्टर सरकार का हिस्सा बन जाऊंगा तो मैं पेरिस बना दूंगा, तो फिर ये बता दीजिए कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में और कितने पेरिस बना रखे हैं जहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं। उन हलकों का जाकर हाल देख लीजिए, आप जाकर देख लीजिए, हमारे कुरुक्षेत्र में, हमारे जींद में जाकर देख लीजिए। आप चलने लायक सड़कें बता दीजिए कौन सी हैं। लगभग बहुत सारे शहरों में बीजेपी के विधायक हैं, आप बताइए कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर सड़कें अच्छी हों। तो आप अपने हिसार का हाल देख लीजिए सर। शाम को आप निकलते हैं सड़कों के ऊपर तो ऐसा लगता है, कई बार तो इतने आवारा पशु हैं, ये लगता है कि जो आदमी हैं जो ट्रैफिक लेके अपना निकल रहे हैं वो इलीगल हैं, सड़कें तो ये आवारा पशुओं के लिए हैं। तो वो देख लें, सोच लें। अच्छा, दूसरा उपचुनाव के अंदर वादों की बात है। जींद में बड़े बड़े वादे किए थे, कितने पूरे हो गए हैं? एक बार जींद वालों को फ़ोन कर लें। फिर बड़ौदा के अंदर बड़े बड़े वादे किए थे और इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। शिक्षा मंत्री आके यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी बना दी बड़ौदा में, और बड़ौदा के विधायक ने लाइव कह दिया कि ना, आप झूठ बोल रहे हो। तो बड़ौदा के लोगों से पूछ लो जो वादे किए हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं, या एलनाबाद के लोगों से पूछ लो जो वादे पूरे किए थे इन्होंने वो पूरे किए हैं या नहीं। जो जातीय समीकरण इसमें हावी होगा इस बार उपचुनाव में, या नहीं लगता आपको? मैं यही कह रहा हूँ सर, ये कोशिश होनी चाहिए आपकी, मेरी, और जो नेता जनता के बीच में जा रहे हैं उनकी भी। कम से कम इस चीज़ को तो तोड़ ही दे कि हम लोग ये एनालिसिस हमें ना करना पड़े, किसी को ना करना पड़े। क्या जाति है सर? अब जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बताइए वो कौन कौन सी जाति के हैं? उसमें गरीब हैं, और गरीब में कौन सी जाति है ऐसी जो गरीब नहीं है? किसान के बच्चे हैं, ठीक है। इसमें अगर ओबीसी की जातियां गिनी जाए तो कितनी जातियां हैं? एससी की जातियां गिनी जाए तो कितनी जातियां हैं? यहाँ पर बिश्नोई समाज की एक लड़की है, वो इतना ज़बरदस्त तरीके से, इतनी डेयरिंग के साथ लड़ रही है। वो लड़की पूरे हरियाणा की जो लड़कियां हैं, पूरे हरियाणा के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी लड़ाई एक छोटी सी बच्ची लड़ रही है। वो लड़की है यहाँ पर, उसको किस जात में, कौन सी कैटेगरी में आप बांटेंगे? फिर यहाँ पर जो मनरेगा के मजदूर हैं या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं, आज पूरे हरियाणा में जो हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, कोरोना काल में जिन सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उसके बाद फिर कर्मचारी आ जाइए, टीचर्स आ जाइए, अलग अलग तबके, वो आढ़ती आ जाएं, ठीक है, किसान वर्ग आ जाए, मजदूर वर्ग आ जाए, आप इनको कौन कौन सी जाति में डिवाइड करेंगे? तो आपको लगता है कि जो आदमपुर के उपचुनाव में ये जो आपने सारे तथ्य गिनवाए उसको मद्देनजर रखते हुए जनता फैसला लेगी? लगना चाहिए सर, मुझे लगना चाहिए। मैं इसी वजह से कोशिश ये कर रहा हूँ कि कम से कम इस मुद्दों के बारे में सोच ले। अगर नहीं सोचते हैं सर, फिर हम क्या कोशिश कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा फिर इलेक्शन ही क्यों है? अगर हम इन मुद्दों के बारे में बात नहीं करेंगे और इलेक्शन में हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर लोकतंत्र धराशाही हो जाएगा सर। फिर इस लोकतंत्र का कोई मायना, कोई मतलब नहीं बचता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जैसे महेंद्र जी से हमने बातचीत की, पहले पत्रकारिता उन्होंने की है बहुत लंबे समय तक, अभी आर्टिस्ट हैं और इन्होंने आदमपुर के इलाके में अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इनका एक ही है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के 8 साल का कार्यकाल में सरकार ने क्या किया। ये कहते हैं जो उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने दावे किए थे, कितने सच्चे कितने झूठे आप स्वयं परखें। जहां उपचुनाव है वहां आप जाके देखें, और जैसे पिछले वर्षों में जो इन्होंने वादा किया था वो काम कितने हो पाए, शिक्षा में उन्होंने क्या काम किया है, गरीब लोगों के लिए राशन वितरण प्रणाली या पेंशन प्रणाली या खर्ची और पर्ची की जो बात करते हैं उस पर सब में इन्होंने फोकस डाला है, निगाह डालाई है। और आपका भी दायित्व ये बनता है कि इनकी बात पूरी सुनकर गौर करके आपको जो लगता है कि हाँ वाकई में हाँ भाजपा सरकार ने जो 8 साल की सरकार उसने अच्छा काम किया है तो उनके प्रत्याशियों
कांपते हैं, नहीं तो किसी पे भी आप अपना मोहर लगा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में बदलाव हो और आने वाले समय में आपकी जो समस्याएं, आपकी जो मूलभूत सुविधाएं लेने में आप भी सक्षम हो और जनता को नई सरकार भी आपको मिले।